शिवांग, मेरा ना एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें मैं एज अ होस्ट मुझे ना मतलब एग्री तो नहीं करता मैं काफ़ी चीज़ों पे, बट मैं एज अ एब्जॉर्वर रहता हूँ पॉडकास्ट के बराबर अंदर कि मुझे हर एक का व्यू जानना होता है। बराबर बराबर। ठीक है। तो इस पॉडकास्ट के अंदर मुझे बतलाया गया कि जो एक 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 व्यू है ये भी, ठीक है, कि जो हमें इंडिपेंडेंस मिली ना, वो हमें ऐसे दान में दी गई है। हम्म उसके लिए कोई ऐसे इंडिपेंडेंस के लिए हमने कोई युद्ध नहीं लड़े, हम्म क्योंकि उस टाइम तक कोई बचा ही नहीं था। हम्म जब 1947 तक कोई मेजर था भी नहीं हम्म उस टाइम पे। और जहाँ पर कॉलोनीज थी, जहाँ पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, हम्म अफ्रीका हो गया, ये सब हो हम्म गया, वहाँ पर वो सब लोग वो खुद कर रहे थे कॉलोनाइज, वो सब वापस आ रहे थे। और ब्रिटिश को लगा इंडिया में इतना कुछ होल्ड रह नहीं गया है, हम्म तो अब इनको दे देते हैं। और हम्म इसके लिए गांधी एंड नेहरू प्लेड वेरी वेल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम्म हमने ये सब किया है। हम्म वो ये तुम्हें लगता है कि आपका व्यू क्या है कि इंडिपेंडेंस हमें कैसे मिली है? देयर वाज अ पॉलिटिकल गेम। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला गया। पहली चीज तो हमारे भारत के क्रांतिकारियों को बदनाम करने के लिए। हम्म। देखिए, बहुत सारे क्रांतिकारियों को ये चीज भी लगना शुरू हो गई थी कि जिस तरीके से हम आजादी लेना चाह रहे हैं, हम्म। वो आजादी सफल आजादी में नहीं मानी जाएगी कब तक आप वायलेंट स्ट्रगल से इस चीज को निर्धारित कर लोगे। लेकिन वो गलत भी नहीं थे अपनी जगह। हम्म। ये लोग ऐसे समझने वाले तो नहीं थे। तुम्हें बैलेंस चाहिए था। नहीं थे, हमको हम्म। बैलेंस चाहिए ही था। आज भी अगर आप हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें, तो सबसे पहले सेवा है, हम्म। सेवा के बाद युद्ध है। हम्म। एंड दैट वाज व्हाट आर क्रांतिकारी सरफेस टू। अब आपने बताया 47 के बाद जो हुआ, 47 के बाद सबसे पहली चीज तो बंटवारा हुआ। सबसे पहला तो पार्टीशन हुआ। इफ इट वाज पीसफुल तो पार्टीशन क्यों होता? यानी कि आपको जो आजादी मिली, वो आधी अधूरी आजादी मिली। शिव वर्मा खुद अपनी पुस्तिका में लिखते हैं, जो भगत सिंह के साथी थे, कि आजादी हमें आधी अधूरी मिली। क्यों? क्योंकि तुमने बाकी लोगों को गिरफ्तार करवा दिया जिन लोगों ने भारत के लिए कार्य करा, उनके लिए तुमने समर्थन नहीं दिया। अब बाकी जो लोग बचे, उन लोगों ने रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम करा। लोग डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करते हैं हम्म। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए बोलते हैं कि वो व्यक्ति SC ST का नेता था, ये था वो था। तुमने क्या पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में? तुमको क्या पता है उस व्यक्ति के बारे में? उस व्यक्ति ने कितनी पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करी है, कैसे पढ़ाई करी है? लोग हमसे ये भी पूछते हैं, निखिल, कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इतने ही बड़ी व्यक्ति थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? अरे मूर्ख, क्योंकि भगत सिंह का केस आसिफ अली लड़ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे और हम्म। उस समय उस जात का होकर, उस कैटेगरी का होकर वहां पर केस लड़ना लाहौर में, इट वॉज अ डैम ब्लडी बिग थिंग। और जिस केस को खुद आसिफ लड़ी लड़ रहे हैं, आप सोच के देखिए कि इतना रिटर्न प्रोसीजर हुआ, तब जाके साइनिंग, ये वो देश भर की चीजें हुई। और आजादी के बाद हमको क्या मिला? बंटवारा। हमारे कितने लोग मारे गए। पार्टीशन की आज भी आप कहानियां सुनेंगे, आज भी लोगों की आंखों में दर्द है। आप कभी अमृतसर जाइए, वहाँ ट्रेनें कट कर आई हैं। आप लोग कट कर आए हैं, हाथ अलग, पांव अलग, सर अलग, मुंह अलग, नाक अलग। आप अमृतसर जाइए और जलियांवाला बाग के लोगों से पूछिए कि क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला दर्द के अलावा। देयर वॉज नथिंग बट पेन, सफरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वॉट आर पॉलिटिकल लीडर्स प्लेड? दे वर डेस्परेट कि साहब हम कैसे ना कैसे। लोग बोलते हैं ना कि साहब, लाइक व्हाट डू यू कंसीडर दैट 47 में क्या होना चाहिए था? यू, इफ यू वुड हैव टेकन द प्रिविलेज टू अपॉइंट सुभाष चंद्र बोस एज द प्राइम मिनिस्टर, तो बात कुछ और होती। सुभाष चंद्र बोस इज द प्राइम मिनिस्टर वी एक्चुअली नेवर हैड। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री हम सुभाष चंद्र बोस को ही मानेंगे। यार, जिस व्यक्ति ने, लोग बोलते हैं उस व्यक्ति ने अपना नोट स्थापित करा, क्या पता है तुम्हें उस नोट के बारे में? क्यों स्थापित करा गया, इस बारे में तो कभी बातचीत ही नहीं करी। जो व्यक्ति फौज को निर्धारित कर रहा है, वो कितनी कितनी बड़ी चीज होगा। जिसके एक कहने पर लोग उनके अनुसार पालन हो जा रहे हैं, वो कितना बड़ा आदमी होगा। निखिल, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड से हमारे दो शेर हुए, एक का नाम केसरी चंद और एक का नाम मेजर दुर्गा मल्ला। केसरी चंद वॉज इन द फौज ऑफ आज़ाद हिंद एंड दुर्गा मल्ला वॉज इन द फौज ऑफ आज़ाद हिंद। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इतिहास ने इन दोनों वीरों को बुलाया कहाँ पर है। केसरी चंद के अंतिम विनय में ये बात करी गई थी कि साहब, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, और मेरे कफन पर खादी का प्रयोग हो। कहाँ गई ये बातें? हट गई। शहादत कहाँ हुई? MAMC के अंदर जो फांसी घर है वहां पर। और 44 में मेजर दुर्गा मल्ला, जो खुद आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे, उनकी वाइफ थी शारदा। शारदा ने उनसे बोला कि आप अंग्रेज़ों से बात कर लीजिए और बात को सुनिश्चित करके ख़त्म कीजिए। दुर्गा मल्ला साहब ने बोला कि मैं भारत से गद्दारी तो नहीं करूँगा, सुभाष बोस से गद्दारी तो नहीं करूँगा। तुम देखना कि जब मेरी शहादत होगी, लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे और मेरे नाम से गूंज उठेंगे।
कौन जानता है दुर्गा मल्ला के बारे में? हमारा उत्तराखंड नहीं जानता। भवानी सिंह रावत, चंद्रशेखर आजाद के साथी, इकलौता साथी जो उनका पहाड़ का था, उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मेरी समाधि वहीं बनाई जाए जहां पे चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड में आके गोलियों की शूटिंग करी थी, प्रैक्टिस करी थी। ये स्वाभिमान था भवानी सिंह रावत का। लेकिन हम लोगों ने ऐसा भुलाया है ना निखिल, हम सोच भी नहीं सकते। इतिहास भुलाना इज द मोस्ट ड्रेडेड थिंग दैट वी कैन डू। सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं चाहूंगा आप सभी लोग पढ़ें। उस किताब का नाम है द इंडियन पिलग्रिम। द इंडियन पिलग्रिम में सुभाष बोस बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यार ये जो हमारा भूखंड है ना, जो हमारा राष्ट्र है, ये राष्ट्र इधर उधर इधर उधर से नहीं, ये आप लोगों से है। इफ वी आर नॉट गोना वर्क फॉर आवर तिरंगा, हु वुड एल्स डू? हु वुड एल्स विल एक्चुअली डू? विनायक दामोदर सावरकर क्या कहा करते थे? जब तक अंग्रेज हमारे दुश्मन है तब तक हमारे दुश्मन है। तुम उनको बाहर भेजो, उसके बाद तुम ट्रीटी बनाओ। किसने मना करा? लोग सावरकर को बोलते हैं वो व्यक्ति हिंदुत्व देकर गया, उसने धार्मिक दंगे। अच्छा, क्या पढ़ा है आपने हिंदुत्व के बारे में? हिंदुत्व सावरकर का समझने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, तब जाके हिंदुत्व समझ आएगा। तब जाके हिंदुत्व आपको समझ आएगा। वो व्यक्ति बाहर जाकर एक व्यक्ति को इंस्पायर कर रहा है, मदन लाल ढींगरा, जो व्यक्ति असैसिनेट कर रहा है एक फॉरेन ऑफिसर को। एक कॉन्स्पिरेसी, उसको कहते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी। नासिक कॉन्स्पिरेसी में जब पंडित जैक्सन को मारा गया, पंडित नाम इससे लगाया जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था दैट जैक्सन वॉज एन ऑफिसर जो कल्चर्स को बहुत मानता था, भारतीय कल्चर्स को बहुत मानता था। भारतीय कल्चर्स को मानने के बाद भी तुम ऑफिसर थे, कमाल की बात है, वेरी नाइस। तो जब पंडित जैक्सन को मारा गया तो 3 लोगों ने मारा, लक्ष्मण अनंत कानरे, विनायक देशपांडे और गोपाल कानरे। तीनों को फांसी की सजा हुई और इसी सजा को कहा गया नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। इसी कारण के वश सावरकर को काला पानी भेजा गया। बट नो वन नोज अबाउट नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ। महाराष्ट्र हमारा निखिल वो प्रांत रहा जहां के इतने बलिदान हम लोगों ने ऐसे बुलाए। द मैन हु एक्चुअली स्टार्टेड रेवोल्यूशन इन द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वासुदेव बलवंत फड़के। नो वन नोज अबाउट हिज नेम। लोगों को वासुदेव का भी नहीं पता। लोकमान्य तिलक, लोक मोहनदास करमचंद गांधी करते हैं। जब तक बाल गंगाधर तिलक जीवित थे तब तक मोहनदास करमचंद गांधी का नाम तक नहीं था, क्योंकि लोकमान्य तिलक के कार्य ही ऐसे थे। जब उनका डिमाइस हुआ सन 1920 में, तब जाके गांधी को वो पावर्स मिली जो इससे पहले कभी नहीं थी। गांधी टुक द सेंटर स्टेज एंड विच वाज ऑब्वियस। ही वाज अ वेरी गुड स्पीकर यार। गांधी वाज अ वेरी गुड स्पीकर। ही हैड पॉलिटिकल नॉलेज। साउथ अफ्रीका से व्यक्ति पढ़कर आया, 20 साल वहां पर कार्य करा उस व्यक्ति ने। ही हैड पावर्स। बट एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, आपने जो बात कह दी वो अटल है। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ कैन यू वर्क ऑन अ सिंगल थ्योरी? 1922 में क्या हुआ हमारे साथ? चौरी चौरा हुआ। चौरी चौरा में हमारे ही लोग, उनको जला दिया गया। सॉरी, चौरी चौरा में क्या हुआ सन 1922 में कि उन लोगों ने सबसे पहले गोलियां चलवाई और हमारे लोगों ने क्या करा, जब उनको अग्नि दी तो मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या करा कि साहब हम चौरी चौरा को वापस लेते हैं, हम नॉन वायलेंट स्ट्रगल को वापस लेते हैं। अरे वाह, कमाल का विषय है। इतना शानदार स्ट्रगल चल रहा था और वो तुमने पीछे ले लिया। यही कारण था कि क्रांतिकारी पार्टी बनाई गई। वरना आप हिसाब लगाइए, 1907-8 में जब खुदीराम बोस की शहादत हुई और प्राफुल्ल चाकी की शहादत हुई, वो किंग्सफोर्ड को मारने के चक्कर में हुई। और इसलिए हुई कि साहब अगर हम क्रांतियों से कुछ कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाई। तो लोगों को लगा यार अब एक काम करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी आए हैं, हम एक बार अहिंसक आंदोलन पे काम करके देख लेते हैं। काम ठीक चल रहा था, तब तक आपने आंदोलन वापस ले लिया। भाई आपका तो अल्टीमेटम था कि 1921 में हमें आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी का भी नहीं था। इट वॉज सुभाष चंद्र बोस जिसकी वजह से या जिनकी वजह से द इंग्लिश यूज्ड टू फियर अस। इट वॉज ओनली 3 नेम वर्ड, सुभाष चंद्र बोस एंड नथिंग एल्स। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आई थिंक it was सुभाष चंद्र बोस, जब उनको लगा कि बाहर से हमारे पे अटैक हो सकता है और पूरा चेंज हो सकता है, पूरा सिविल रेवोल्यूशन आ सकता है। जी, that was the time when they see the point is Subhash Bose was very equipped with his knowledge. That is why हम सब लोग बोलते हैं कि ट्रैवल करो आप किसी भी देखिए ऐसा है, लोग बोलते हैं कि काकोरी की ही ट्रेन क्यों लूटी गई, कहीं और भी लूटी जा सकती थी। काकोरी का नाम 1925 से पहले किसको पता था? काकोरी was just a junction. It was no any damn railway station. काकोरी का नाम तो 1925 के बाद लोगों को पता लगा कि साहब this is something. और काकोरी में ही क्यों ट्रेन लूटी गई, कभी ये किसी ने सोचने का प्रयास नहीं करा? अरे क्योंकि किसी बड़ी जगह लूटी जाती तो पकड़ने की चांसेस और ज़्यादा थी, धरपकड़ और तेज हो जाती। काकोरी बीच में पड़ता है, इसीलिए वहाँ ट्रेन लूटी गई। अब आप बोलेंगे कितने रुपए के लिए लूटी गई? अगर आप एस्टिमेट डेटा लगाएंगे तो एक जगह डेटा है कि 5,000 रुपये ही मिले थे खाली।
और एक जगह डेटा है कि 9,000 रुपये मिले थे खाली। साहब बात 5,000 और 9,000 की नहीं है, बात यह है कि अंधेरे में हमने इनको हमारे खुले हाथ से झापड़ मारा था 10 क्रांतिकारियों ने। दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ काकोरी। लोग परेशान हो गए थे यार, देखो पहले क्या हो रहा था ना कि निखिल, क्रांतिकारी आंदोलन में हम अपने ही लोगों को लूट रहे थे। राइट। तो बिस्मिल ने बड़ी अच्छी नेतृत्व साधी की, यार एक काम करते हैं, सरकारी खजाना लूटा जाएगा, कब तक अपने ही लोगों पर वार करा जाएगा। और हम लोग सिर्फ पैसे के लिए ये वाला काम कर रहे थे कि धनराशि, वो सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद कहते थे तुम मुझे धन दो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। जो उस व्यक्ति ने दी, उससे बेहतरीन व्यक्ति नेतृत्व का कोई बना ही नहीं। 2 ही कमांडर हुए हमारे भारत के, 3 कमांडर हम मानते हैं। पहले कमांडर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे कमांडर चंद्रशेखर आजाद, तीसरे कमांडर सुभाष चंद्र बोस। 3 ही कमांडर हमने भारत में माने, और इनसे बेहतरीन कमांडर आपको कोई नहीं मिल सकता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर में हुई, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं गोरखपुर होकर आया उस जगह पर जहाँ पर वो फांसी थी, जहाँ पर वो फांसी हुई है। तो वो कुंडा, वो रस्सी, वो स्थान सुरक्षित है। आप जब जाते हैं वहाँ पर, वो व्यक्ति अपने जेल में आराधना कर रहा है, और राम प्रसाद बिस्मिल बोल रहे हैं कि मुझे इस कक्ष में अब आनंद आ रहा है, अब तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओ या कुछ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम समय वो व्यक्ति कह रहा है वंदे मातरम। और मैं हमेशा चाहूंगा कि सरकारी अंग्रेजी दफ्तरों का दमन रहे। आई विल ओनली एंड ओनली विश फॉर द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो व्यक्ति ये चीज कहकर चला गया। 4 लोगों को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, काकोरी केस में। मजे वाली बात जानते हैं क्या है? कि अंग्रेज थे तो चोर, और बदनामी वाली बात ये कि राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई मान लिया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई मान लिया, अशफाकुल्ला खान साहब को फांसी हुई मान लिया, ठाकुर रोशन सिंह तो काकोरी में थे ही नहीं, उनको तुमने कहां से फांसी दी? क्योंकि वो बमरौली में थे। एक एक्शन हुआ था बमरौली एक्शन, तुमने तो सिर्फ बंदे उठाए कि तुम्हें फांसी देनी थी, दिखाने के लिए कि देखिए साहब हमने फांसी दे दी। लोग बोलते हैं भगत सिंह की महानता क्या है। भगत सिंह जब लाल बंगले, जो डीएवी का छात्रावास था, वहां पर जब जाते थे तो ये डिस्कशन चलता था कि काकोरी के अभियुक्तों को छुड़ाया कैसे जाए। इतनी बड़ी बात वो 19-20 साल का लड़का कर रहा था कि हम उन अभियुक्तों को छुड़ाएं कैसे। एक बड़ी मजेदार तो नहीं कहेंगे, दर्दनाक या विलय होने वाली घटना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक नज्म लिखी, वो नज्म सरकारी अफसरों ने पास कर दी सोच के प्रेम की नज्म है, और वो चिट्ठी भगत सिंह तक आई। उसमें लिखा हुआ था, बड़ी शानदार नज्म थी, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। अरे उलाहना करी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने भगत सिंह और उनकी पार्टी की कि तुम तब छुड़ाओगे जब मेरा सर फंदे पर चढ़ जाएगा। भगत सिंह एक दिन तक कुछ नहीं बोले थे पार्टी से, इतना आघात हुआ था। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वो देश भर के अंग्रेजी लेखकों की पोयम, डायरी एक्सेट्रा। गुलिवर ट्रैवल का नाम सुना है आपने? यही तो हमारी दिक्कत है कि हमने गुलिवर ट्रैवल का नाम तो सुना है, लेकिन दयानंद सरस्वती द्वारा जो पुस्तिका लिखेगी उसका नाम नहीं सुना। गुलिवर ट्रैवल से क्या सीखने को मिल सकता है हमें? लोग बोलते हैं शुभांकर अगर आप ये बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है आप अंग्रेजी को बदनाम। अरे अंग्रेजी बदनाम है, बदनाम करने की क्या जरूरत है? आप अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ के अपना स्वाभिमान दिखा रहे हैं कि देखिए हमको अंग्रेजी आ गई। अब बहुत 30 मार का काम कर लिया आपने। आपने जो पुस्तकें पढ़नी चाहिए थी वो तो कभी पढ़ी नहीं। मैं आपको 5 पुस्तकें बताता हूँ। सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, कॉमरेड शिव वर्मा की संस्मृतियां, सदाशिव मलकापुरकार की यश की धरोहर, और दयानंद सरस्वती की हर वेद के ऊपर आधारित पुस्तकें। आप इन पुस्तकों को एक बार अपने पाठ्यक्रमों में लगाकर देखिए, और ये मैं आपको रिटन डॉक्यूमेंट में लिख कर दूंगा कि अगर 3 महीने के अंदर हमारे बच्चों में बदलाव नहीं आया तो। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है, और मैं आपको उन प्रतिष्ठानों के नाम नहीं बताऊंगा, हमने बहुत जगह प्रपोजल्स भेजने के लिए कि इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जाए। हमारे पास पता क्या आया कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसके नंबर कहाँ जोड़ेंगे? तुम नंबरों के चक्कर में तुमने इतिहास की टाल मटोली कर दी। तुमने गुलिवर ट्रैवल्स पढ़ा दिया, शेक्सपियर पढ़ा दिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, लेकिन जो पढ़ाना चाहिए था वो तुमने नहीं पढ़ाया। अच्छा, मजे वाली बात यह है कि भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत शौक था, बहुत चाव था। शिव वर्मा बतलाते हैं कि अगर वो व्यक्ति नग्न अवस्था में भी एक कोट पहना होगा तो भी उसके पास एक पुस्तिका होगी। और भगत सिंह ने सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी नहीं पढ़ी, सब कुछ पढ़ा।
विक्टर ह्यूगो भी पढ़ा, ऑस्कर वाइल्ड भी पढ़ा, चार्ल्स डिकेंस भी पढ़ा, टॉलस्टॉय भी पढ़ा, सब कुछ उस व्यक्ति ने पढ़ा, एवरीथिंग। अपने मृत समय पर भी, जब मरने वो व्यक्ति जा रहा था, फांसी के फंदे को चूमने जा रहा था, तब भी जब जेलर साहब ने बोला कि चलिए साहब आपकी फांसी का समय होगा, तो वो व्यक्ति लेनिन पढ़ रहा था। अपार्ट फ्रॉम द क्या नाम है, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वो व्यक्ति लेनिन पढ़ रहा था। अब लोग बोलते हैं कि बताओ कितनी बड़ी बात है लेनिन पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है लेनिन पढ़ रहे हैं। सीखने वाली बात ये नहीं है, सीखने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे रूप से पता थी कि जब मैं लेनिन पढ़ते हुए जाऊंगा तो कभी ना कभी इस बारे में उद्धरण जरूर आएगा, और कितने लोगों को सीखने का मौका मिलेगा कि मृत समय पर भी या मरने के समय पर भी आप लेनिन पढ़ते हुए जा रहे हो। अध्ययन का खेल इसको कहते हैं।